मेरी मदर की डेथ की खबर मुझे घर से टेलीग्राम के थ्रू मिली। मैसेज शॉर्ट था, इसलिए मैं श्योर नहीं था कि उनका देहांत आज हुआ है या कल। इस अनसर्टेनिटी ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज्ड रखा। मुझे सिर्फ इतना पता था कि फ्यूनरल अगले दिन होना था और मुझे तुरंत मोरेंगो जाना होगा। ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मांग ली। बॉस ने मना नहीं किया, लेकिन मुझे लगा वो थोड़ा नाराज था। मैंने बिना सोचे कह दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाद में मुझे लगा कि मुझे ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं थी। शायद सिंपैथी का एक्सप्रेशन उनकी तरफ से आना चाहिए था। बस से सफ़र किया। धूप बहुत तेज थी और गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही थी। रास्ते की थकान और झटकों की वजह से मुझे नींद आ गई। मैं ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं था। जब आँख खुली तो मैं थका हुआ और भारी महसूस कर रहा था। घर पहुंचकर मुझे पहले वार्डन से मिलना पड़ा। उसने बताया कि माँ यहाँ पिछले 3 सालों से थीं और यहाँ उनका ध्यान अच्छे से रखा जा रहा था। उसका कहना था कि यहाँ रहकर वो ज़्यादा खुश थीं, क्योंकि अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर उनके लिए बेहतर था। इस बात को समझना ज़रूरी है कि यहाँ रहना उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उनसे ज़्यादा मिलने नहीं जाता था। इसके पीछे मेरी नौकरी और सफ़र की थकान भी थी। मैंने अपने फैसलों पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि जो हो रहा था वही प्रैक्टिकल था। फिर मुझे मॉर्चुरी ले जाया गया। कमरा साफ था, रोशनी तेज थी और कॉफिन बीच में रखी थी। मुझे लीड खोलकर मदर को देखने का ऑप्शन दिया गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा कि देखना ज़रूरी नहीं है। वहाँ का केयर टेकर मेरे पास बैठ गया और बात करने लगा। उसकी बातें सिंपल थी, जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी और यहाँ का काम बता रहा हो। मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। मुझे बस थकान और नींद ज़्यादा महसूस हो रही थी। शाम होते ही लाइट्स जल गईं। कॉफ़ी आई और मैंने पी, सिगरेट भी पी और केयर टेकर के साथ बात ली। मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एनालाइज नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद मॉम के कुछ दोस्त आ गए। वो चुपचाप बैठे रहे। उनमें से एक औरत रो रही थी, लेकिन बाकी लोग ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे थे। सब लोग शांत और थके हुए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे उनका दुख भी थकान के साथ मिक्स हो गया हो। रात धीरे धीरे बीत गई। कभी नींद, कभी जागना, बस टाइम गुजर रहा था। सुबह होने पर सब लोग उठे। उनके चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। जाते वक्त सबने मुझसे हाथ मिलाया, जैसे बिना बात किए भी एक कनेक्शन बन गया हो। फ्यूनरल के लिए तैयारी हुई। कॉफिन बंद कर दी गई। मुझे लास्ट टाइम देखने का ऑप्शन दिया गया, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया गया। मुझे लगा कि जो हो चुका है उसके बाद देखना कुछ बदल नहीं देगा। प्रोसेसन शुरू हुआ। धूप बहुत तेज थी। हीट और गर्मी ने चलना मुश्किल बना दिया। मुझे पसीना आ रहा था और सिर भारी लग रहा था। हर कदम पर थकान बढ़ रही थी।
इस संदर्भ में मुझे ज़्यादा अपनी फिज़िकल डिस्कम्फर्ट का एहसास हो रहा था, न कि इमोशनल रिएक्शन का। रास्ते में मॉम के एक दोस्त पीरेज़ बार बार पीछे रह जाते और फिर शॉर्टकट से वापस आ जाते। वो भी थके हुए और दुखी लग रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे ये सीन क्लियरली याद रहा। चर्च, गांव के लोग, कब्रिस्तान, मिट्टी का कॉफिन पर गिरना, ये सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ। मुझे ज़्यादा डिटेल्स याद नहीं, बस इतना कि सब कुछ फॉर्मल और रूटीन जैसा होगा। दुख के साथ साथ थकान भी डोमिनेंट थी। अंत में जब मैं वापस अल्जियर्स के लिए निकला, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे बस सोना था। मुझे लगा कि मैं सीधा बेड पर जाकर लंबी नींद लूँगा। इसका मतलब यह है कि उस दिन के सारे इवेंट्स मेरे लिए ज़्यादा फिज़िकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन गए, ना कि इमोशनल एक्सप्रेशन। सुबह उठते ही मुझे समझ आया कि मेरे बॉस कल थोड़े नाराज़ क्यों लग रहे थे। आज सैटरडे था और मेरी छुट्टी मिलाकर 4 दिन की हो गई थी। इस बात का मुझे पहले ध्यान नहीं आया था। मैं उनका पॉइंट समझ सकता था, लेकिन ये भी सच है कि मेरी मॉम की बुरेल का दिन मेरे हाथ में नहीं था। मैं बहुत थका हुआ था, फिर भी तय किया कि स्विमिंग करने जाऊंगा। मुझे लगा पानी में जाने से थोड़ा फ्रेश फील होगा। हार्बर की तरफ स्ट्रीट कार ली। वहाँ मेरी मिली, जो पहले मेरे ऑफिस में काम करती थी। हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। उसके साथ रहकर मुझे थोड़ी देर के लिए सब कुछ नॉर्मल सा लगा। हम साथ स्विम किए और रेफ्ट पर बैठ गए। मौसम गर्म था और हवा ठीक थी। मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था, बस मोमेंट में था। मेरी के साथ बातचीत और हंसी मजाक से मुझे थोड़ी राहत मिली। इस संदर्भ में मुझे अपनी थकान कम महसूस हुई। उसने शाम को मूवी चलने के लिए हाँ कर दी। कपड़े बदलते वक्त उसने मेरे काले टाई को देखा और पूछा कि मैं मॉर्निंग में हूँ। मैंने बताया कि मेरी माँ कल गुजर गई। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा डिस्टेंस सा महसूस हुआ। मैं फिर से एक्सप्लेन करने ही वाला था, पर रुक गया। मुझे लगा बार बार जस्टिफिकेशन देना बेकार है। शाम को हम फिल्म देखने गए। फिल्म कुछ जगह फनी थी, कुछ जगह बेकार। मेरी मेरे करीब थी और हम काफ़ी कैजुअल थे। उस रात वो मेरे फ्लैट आई। सुबह वो चली गई क्योंकि उसकी फैमिली के साथ काम था। मुझे याद आया कि आज संडे है और मुझे संडे पसंद नहीं। मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा, सिगरेट पीता रहा। बाहर जाकर खाना खाने का मन नहीं हुआ, इसलिए घर पर ही अंडे बना लिए। फ्लैट अब मुझे ज़्यादा बड़ा और खाली लगने लगा क्योंकि माँ अब मेरे साथ नहीं थी। मैं सिर्फ बेडरूम का यूज़ कर रहा था, बाकी रूम को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। कुछ देर बाद मैंने पुराना न्यूज़पेपर उठाया और बेकार चीज़ें पढ़ता रहा। बालकनी पर जाकर नीचे सड़क को देखने लगा। लोग संडे वॉक के लिए निकल रहे थे। परिवार, बच्चे, जवान लड़के सब अपने अपने तरीके से टाइम बिता रहे थे। इस बात को समझना ज़रूरी है कि दुनिया अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही थी। धीरे धीरे स्ट्रीट खाली होने लगी। दुकानदार और कुछ लोग ही बचे। हवा और रोशनी का माहौल टिपिकल संडे जैसा था। मैं वहीं बैठकर लोगों को आते जाते देखता रहा।
कभी आसमान बादल से ढक जाता, कभी फिर खुल जाता। मैं ज़्यादा कुछ फील नहीं कर रहा था, बस देख रहा था। शाम को स्टेडियम से आने वाली ट्रेन में मुझे भीड़ थी। लोग मैच के बारे में बात कर रहे थे। शहर फिर से थोड़ा लाइवली हो गया। फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। स्ट्रीट लैम्प जल गए और लोग घर लौटने लगे। मेन बालकनी से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। रात होते होते सड़क फिर खाली हो गई। एक दो बिल्ली दिखाई दी। तब मुझे याद आया कि मुझे डिनर बनाना है। नीचे जाकर रोटी और स्पगेटी ली, खुद पकाया और खा लिया। थकान महसूस हो रही थी, इसलिए विंडो के पास ज़्यादा देर नहीं रुका। रूम में वापस आते वक्त मैंने शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखा। टेबल पर सिंपल सा खाना और लैंप था। मुझे यह एहसास हुआ कि एक और संडे गुजर गया। माँ अब दफन हो चुकी थी और कल मुझे फिर से ऑफिस जाना है। इसका मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी बाहर से लगभग वही थी। अंदर कुछ बदला हो या ना हो, रूटीन अपनी जगह बना हुआ था। आज ऑफिस में सुबह मैं बहुत बिजी था। मेरा काम ज़्यादा था, लेकिन मालिक का मूड अच्छा था। उन्होंने पूछा कि मैं ज़्यादा थका तो नहीं हूँ, और फिर माँ की उम्र के बारे में भी सवाल किया। मैंने थोड़ा सोच कर कहा कि लगभग 60 साल की होंगी। उनका चेहरा जैसे हल्का हो गया, जैसे बात यहीं ख़त्म हो गई हो। मेरे डेस्क पर कुछ कागज़ पड़े थे जिन्हें मुझे देखना था। लंच से पहले मैंने हाथ धोए। मुझे दोपहर में हाथ धोना अच्छा लगता है। शाम को टॉवेल गीला और बेकार हो जाता है। मैंने एक बार इस बात का जिक्र किया था, लेकिन मालिक के लिए ये छोटी सी बात थी। मैं थोड़ी देर से ऑफिस से निकला। इमैनुअल के साथ हमने समंदर और बंदरगाह को देखा। धूप तेज थी। एक ट्रक आया और इमैनुअल ने कहा कि चलो इस पर चढ़ जाते हैं। हम दौड़ पड़े। शोर, गर्मी और भाग दौड़ के कारण मुझे थकान और घबराहट सी हुई। आखिर में पहले ट्रक तक पहुंचा और चढ़ गया। इमैनुअल भी चढ़ गया। हम दोनों हाँफ रहे थे, लेकिन खुश थे कि हम सफल हो गए। रेस्टोरेंट पहुंचकर हम पसीने से भीगे हुए थे। सेलेस्टे ने हमेशा की तरह पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने जल्दी खाना खाया और कॉफ़ी पी। घर जाकर थोड़ी देर सो गया, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा वाइन पी ली थी। उठकर सिगरेट पी और स्ट्रीट कार पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा। दोपहर ऑफिस में बहुत घुटन थी। शाम को जब काम ख़त्म हुआ तो ठंडी हवा में चलना अच्छा लगा। मैं सीधा घर गया, क्योंकि मुझे आलू उबालने थे। सीढ़ियों पर मुझे सलमानू मिला, जो अपने कुत्ते के साथ था। वो और उसका कुत्ता सलून से साथ थे। दोनों ही बेकार से लगते हैं और एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। रोज़ वो कुत्ते को घुमाने ले जाता है और अक्सर उसे मार ताड़ करता है। कुत्ते के डर और बुड्ढे को गुस्से को देखकर अजीब लगता है, फिर भी ये रोज का सिलसिला है। उस दिन भी वो कुत्ते पर चिल्ला रहा था। मैंने नमस्ते जैसा कहा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो कुत्ते को घसीटते हुए ऊपर ले गया। मुझे लगा जैसे ये सब उसकी आदत बन चुकी हो। उसी वक्त रेमंड भी आया। लोग कहते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मुझसे वो ठीक से बात करता है।
कभी कभी मेरे कमरे में आकर बात करता है और मैं उसकी बातें सुन लेता हूँ। उसने भी सलमानों के बारे में बुरा कहा। फिर उसने मुझे खाने के निमंत्रण दिया। इससे मुझे अपना खाना बनाने से बचना था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसका कमरा गंदा था। दीवार पर तस्वीरें लगी थीं। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसने बताया कि उसका किसी से झगड़ा हो गया था। उसने कहा कि उस आदमी ने उसे उकसाया और फिर लड़ाई हो गई। उसकी बातों से लग रहा था कि उसे अपना गुस्सा सही लग रहा था। फिर उसने मुझे अपनी पर्सनल बात बताई। एक लड़की के चक्कर में उसकी परेशानी चल रही थी। वो उस लड़की पर पैसे खर्च करता था, लेकिन उसने महसूस किया कि लड़की उसे धोखा दे रही है। उसने बताया कि लड़की पैसा बर्बाद करती थी और उससे सच नहीं बोलती थी। उसे गुस्सा आया और उसने उस लड़की को मारा भी। उसका मानना था कि लड़की को और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। वो मुझसे सलाह मांग रहा था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुनता रहा। मैंने कहा कि ऐसे मामले में सही गलत का फैसला मुश्किल होता है, लेकिन मैं उसका गुस्सा समझ सकता हूँ। वो चाहता था कि लड़की को दर्द महसूस हो। उसने एक योजना बनाई। वो चाहता था कि मैं लड़की के लिए एक तेज और चुभने वाला पत्र लिखूं, ताकि वो शर्मिंदा हो और वापस आए। फिर वो उसे अपने तरीके से सज़ा देना चाहता था। उसने मुझसे लेटर लिखने को कहा। मैंने मना नहीं किया और लेटर लिख दिया। उसने लेटर सुना और खुश हो गया। उसने कहा कि अब हम दोस्त हैं। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हाँ कह दिया। हमने बची हुई वाइन पी और थोड़ी देर तक शांत बैठे रहे। जब मैं वहाँ से निकला, बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी। अंधेरा और नमी सी महसूस हो रही थी। मुझे अपने कानों में अपना खून धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। फिर सलमानों के कमरे से कुत्ते की हल्की सी कराने की आवाज़ आई। वो आवाज़ पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जैसे खामोशी के बीच एक उदास सी आवाज़ हो। पूरे हफ्ते ऑफिस में काम ज़्यादा रहा। एक दिन रेमंड आया और बताया कि उसने लड़की को लेटर भेज दिया है। 2 बार मैं इम्यूनल के साथ सिनेमा गया। वो अक्सर फिल्म समझ नहीं पाता और मुझे उसे समझाना पड़ता है। शनिवार को मैरी आई। जैसे हमने तय किया था, उसने लाल सफ़ेद धारियों वाली सुंदर ड्रेस पहनी थी। मैं उसे देखकर बार बार उसी पर ध्यान देता रहा। हम बस से शहर के बाहर एक समुंदर किनारे गए। वहाँ रेत का छोटा सा हिस्सा था। दोनों तरफ पत्थर थे। धूप ज़्यादा तेज नहीं थी और पानी हल्का गर्म लग रहा था। छोटी लहरें धीरे धीरे किनारे तक आ रही थीं। मेरी ने मुझे अपनी पानी में एक नया खेल सिखाया। इसमें हम लहरों का जग मुंह में लेकर पीठ के बाल लेटकर हवा में छोड़ देते थे। थोड़ी देर बाद नमक की वजह से मेरे होंठ जलने लगे। तब मेरी मेरे पास आई, मुझे पकड़ा और हमें लहरों ने थोड़ी देर तक घुमाया। कपड़े पहनने के बाद मेरी ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने उसे चूमा। फिर हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बस पकड़ने की जल्दी में हम घर लौट आए। मैंने खिड़की खुली छोड़ रखी थी और ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। मेरी ने कहा कि अगले दिन वो फ्री है। मैंने उसे लंच के लिए रुकने को कहा और वो मान गई। सुबह मैं गोश्त लेने गया। वापस आते वक्त रेमंड के कमरे से
एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद सलमानो अपने कुत्ते पर चिल्ला रहा था। मेरी को मैंने उस बुढ़े और उसके कुत्ते की आदत के बारे में बताया और वो हंस पड़ी। मेरा पजामा सूट पहने हुए थी। उसकी हंसी देखकर मुझे फिर से उसे चाहने का मन हुआ। तब मेरी ने मुझे पूछा कि क्या मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने कहा कि मुझे ये सवाल बेकार लगता है और शायद मैं उससे प्यार नहीं करता। वो थोड़ी देर उदास हुई लेकिन खाना बनाते वक्त फिर से नॉर्मल हो गई। उसी वक्त रेमंड के कमरे में झगड़ा शुरू हो गया। पहले औरत की तेज आवाज़, फिर रेमंड का गुस्सा, फिर मारपीट और एक तेज चीख। मेरी और मैं बाहर निकले। लोग जमा हो गए। मेरी ने कहा यह बहुत भयानक है। उसने मुझे पुलिस बुलाने को कहा लेकिन मुझे पुलिस पसंद नहीं। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने रेमंड से बात की। उसके मुंह में सिगरेट थी। पुलिस ने उसे सिगरेट निकालने को कहा। जब उसने धीरे की तो पुलिस ने उसे थप्पड़ मार दिया। रेमंड चुप रहा। औरत रोती रही और उसे गाली देती रही। आखिर पुलिस ने औरत को भेज दिया और रेमंड को कमरे में रहने को कहा जब तक उसे स्टेशन न बुलाया जाए। मेरी और मैं वापस आए और लंच खाया। मेरी का मन नहीं था इसलिए ज़्यादा मैंने ही खाया। फिर मैं सो गया। थोड़ी देर बाद रेमंड आया। उसने बताया कि शुरू में सब प्लान के हिसाब से हुआ, लेकिन जब लड़की ने उसे थप्पड़ मारा तो उसने गुस्से में ज़्यादा मारा। उसका मानना था कि लड़की को सज़ा मिल चुकी है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पुलिस के सामने उसका गवाह बनूंगा। मैंने मना नहीं किया। उसने कहा मुझे सिर्फ ये कहना होगा कि लड़की ने उसे धोखा दिया। इस बात पर मैं राज़ी हो गया। हम कैफ़े गए। वहाँ उसने मुझे ब्रांडी पिलाई, फिर बिलियर्ड्स खेला। उसके बाद वो मुझे और कहीं ले जाना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया। घर के पास हमें सलमानो दिखा। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और उसका कुत्ता उसके साथ नहीं था। वो इधर उधर देख रहा था। पूछने पर उसने बताया कि मेला लगा था और भीड़ में उसका कुत्ता कॉलर से निकलकर भाग गया। उसका डर कि कोई कुत्ते को अपना नहीं लेगा और पुलिस उसे मार देगी। मैंने उसे बताया कि पुलिस स्ट्रे कॉटन को कुछ दिन के लिए रखते हैं और फिर मालिक आकर थोड़ी फीस देकर ले जा सकता है। पहले तो वो गुस्सा हो गया और बोला कि वो पैसे नहीं देगा, लेकिन बाद में उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर बाद वो मेरे दरवाजे पर आया। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने कहा कि अगर कुत्ता वापस नहीं मिला तो वो अकेला हो जाएगा। मैंने उसे फिर समझाया कि शायद कुत्ता पाउंड में हो। वो चुपचाप चला गया। उसके कमरे से थोड़ी देर बाद हल्की सी सिसकाने की आवाज़ आई। मुझे लगा वो रो रहा है। उस वक्त मुझे माँ की याद आई, बिना किसी खास वजह से। लेकिन अगले दिन मुझे जल्दी उठना था। मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने बिना डिनर किए सीधा सोने चला गया। ऑफिस में रेमंड का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसका एक दोस्त समुंदर के पास छोटे से बंगलों में अगले संडे के लिए बुलाना चाहता है। मैंने कहा मैं खुशी से आता, लेकिन मैंने पहले ही एक लड़की के साथ संडे बिताने का वादा किया है। रेमंड ने तुरंत कहा कि वो भी आ सकती है। उसके दोस्त की बीवी भी चाहती थी कि पार्टी में एक औरत हो। फिर रेमंड्स ने एक और बात बताई। उसका कहना था कि कुछ अरब आदमी सुबह से उसका पीछा कर रहे थे। उसमें से एक उस लड़की का भाई था जिससे उसका झगड़ा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे घर के पास
घूमता दिखूं तो उसे बता दूं मैंने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बुलाया। मुझे लगा वो फ़ोन पर बात करने के लिए डांटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने पेरिस में ब्रांच खोलने की बात की और पूछा कि क्या मैं वहाँ काम करना चाहूँगा। मैंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच ये था कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने कहा कि जवान आदमी को बदलाव पसंद होना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि ज़िंदगी का तरीका असल में बदलता नहीं और मेरी भी ज़िंदगी मुझे ठीक लगती है। इस पर वो थोड़ा नाराज़ सा हो गया और बोला कि मुझ में एम्बिशंस की कमी है। मैंने बिना कुछ कहे अपना काम जारी रखा। शाम को मेरी आई और पूछा कि क्या मैं उससे शादी करूँगा। मैंने कहा अगर वो चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने पहले जैसा ही कहा कि इस सवाल का कोई ख़ास मतलब नहीं और शायद मैं प्यार नहीं करता। उसने पूछा फिर शादी क्यों? मैंने कहा कि अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो शादी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। उसने कहा शादी सीरियस बात होती है। मैंने बस इतना कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने पूछा कि अगर कोई और लड़की भी मुझे इसी तरह पसंद होती और शादी के लिए पूछती तो क्या मैं हाँ कहता? मैंने कहा हाँ शायद। उसने कहा शायद इसी वजह से वो मुझे प्यार करती है और शायद इसी वजह से कभी मुझसे नफ़रत भी कर सकती है। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा। हम शहर में थोड़ी देर घूमे। मैंने उसे पेरिस के बारे में बताया और कहा कि मुझे वो शहर थोड़ा उदास सा लगता है, लोगों के चेहरे फीके लगते हैं। फिर हम केस्ले के रेस्टोरेंट के पास आए। मेरी ने कहा वो उस रात बिजी है। हमने अलविदा कहा। मैं अकेला केस्ले के यहाँ खाना खाने गया। वहाँ एक अजीब सी छोटी औरत आई और मेरी टेबल पर बैठ गई। वो बहुत तेज और मशीन जैसी अंदाज में काम कर रही थी। मेन्यू देखकर उसने पहले ही पैसे गिन लिए और टेबल पर रख दिए। खाना आने पर वो बहुत तेज तेज खाने लगी। फिर उसने रेडियो मैगज़ीन निकाली और प्रोग्राम पर निशाना लगाने लगी। पूरा खाना इसी तरह करती रही और बिना किसी से बात किए चली गई। थोड़ी देर तक मैं उसके पीछे चला, लेकिन फिर घर की तरफ मुड़ गया। घर पर मुझे सलमानो मिल गया। उसने बताया कि उसका कुत्ता पक्का खो गया है। वो पाउंड में पहुंच कर आया था, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। लोगों ने कहा शायद कुत्ता गाड़ी से कुचल दिया गया हो। मैंने उसे नया कुत्ता लेने की सलाह दी, लेकिन उसने कहा कि इस कुत्ते की आदत हो गई थी और कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। वो मेरे कमरे में बैठ गया और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि उसकी पत्नी की मौत के बाद ही उसने कुत्ता लिया था ताकि अकेलापन कम हो। दोनों एक साथ बूढ़े हो गए थे। उसने कहा कुत्ता ज़िद्दी था, लेकिन फिर भी उसका अपना था। पहले उसका कोट बहुत सुंदर था, पर बीमारी और बुढ़ापे ने सब बदल दिया। फिर बात मेरी माँ पर आ गई। उसने कहा कुछ लोग मुझे बुरा समझते हैं क्योंकि मैंने माँ को घर भेज दिया था। उसने ये भी कहा कि वो जानता है कि मैं माँ का ख्याल रखता था। मैंने कहा कि वहाँ उसके लिए लोग थे और वो अकेली नहीं रहती थी। सलमान ने कहा कि अब उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। जाते वक्त उसने हाथ मिलाया और थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने कहा कि रात को जब कुत्ते भौंकते हैं तो उसे लगता है कि उसका ही कुत्ता आवाज़ दे रहा हो। उसके जाने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया।
संडे की सुबह उठना मुश्किल था। मेरी ने मुझे हिलाकर जगाया। हम जल्दी समुंदर जाना चाहते थे, इसलिए नाश्ता नहीं किया। मेरा सिर हल्का सा दुख रहा था और सिगरेट का स्वाद भी कड़वा लग रहा था। मेरी सफ़ेद ड्रेस में थी और खुली जुल्फों में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी खुशी मेरे थके हुए मन के बिल्कुल उलट थी। नीचे जाते वक्त हमने रेमंड्स को बुलाया। बाहर तेज धूप थी और रोशनी आंखों को चुभ रही थी। मेरी पूरे दिन को लेकर बहुत उत्साहित थी। थोड़ी देर में मुझे भूख भी लगने लगी, पर वो सिर्फ समुंदर और दिन की खूबसूरती की बात कर रही थी। रास्ते में रेमंड ने कुछ अरब आदमियों की तरफ इशारा किया और कहा कि उनमें से एक उसके झगड़े वाली लड़की का भाई है। मेरी ने तुरंत वहाँ से निकलने को कहा। बस में बैठकर रेमंड हल्का हो गया और मजाक करने लगा। मेरी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, पर कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुराती थी। बीच तक पहुंचकर प्रकृति का नज़ारा बहुत तेज और चमकदार था। सफ़ेद फूल, पीली पथरीली ज़मीन और दूर तक फैला हुआ शांत समुंदर। मेरी फूल तोड़ रही थी और खुश थी। हम धीरे धीरे नीचे बीच की तरफ गए। रेमंड्स ने दोस्त मेंसन से मुलाकात की। वो और उसकी पत्नी खुशमिजाज थे। घर छोटा था, पर समुंदर के बिल्कुल पास। उन्होंने बताया कि दोपहर के खाने में मछली होगी। मेरी और मेसन की पत्नी अच्छी तरह घुल मिल गए। उस पल मुझे शादी का विचार थोड़ा ज़्यादा रियल लगने लगा। हम पानी में उतरने लगे। ठंडे पानी में मुझे तारों ताज़ा लगा दिया। मेरी के साथ तैरना अच्छा लग रहा था। धूप, पानी और शांति ने मन को हल्का कर दिया। कुछ देर बाद हम रेत पर लेट गए और धूप में सुकून महसूस हुआ। दोपहर का खाना ज़्यादा बोलचाल के बिना हुआ। वाइन ज़्यादा पी गई और मैं हल्का सा घूमने सा महसूस करने लगा। सब लोग थोड़े सुस्त हो गए। मेंसन ने वॉक के लिए बाहर जाने का सुझाव दिया और हम 3 बीच पर निकल पड़े। धूप बहुत तेज थी और बीच लगभग खाली था। चलते वक्त मुझे ज़्यादा कुछ सोचने का मन नहीं था। अचानक हमने वही 2 अरब आदमी दूर से आते दिखे। रेमंड ने पहचान लिया कि उनमें से एक वही है। जब वो पास आए, टेंशन बढ़ गई। रेमंड और मेंसन उनके सामने हो गए। बात तेज हो गई और हाथापाई शुरू हो गई। एक अरब के पास चाकू था। रेमंड्स घायल हो गया। खून बह रहा था और हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, घाव ज़्यादा गहरा है। घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, पर रेमंड्स गुस्से और बेचैन था। थोड़ी देर बाद वो फिर से अकेला बीच पर घूमने निकल गया। मैं भी उसके पीछे चला गया। धूप अब भी जली हुई थी। बीच पर चलना मुश्किल लग रहा था। आखिर हमने फिर से अरब को देखा और जो चाकू साथ था वो छाया में पड़ा था। मैंने अपनी जेब में रिवॉल्वर महसूस किया जो रेमंड्स ने मुझे दिया था। माहौल बिल्कुल जम सा गया। धूप, गर्मी और शांति सब मिलकर मन पूरा बोझ बन गया। मुझे अपनी माँ के जनाजे वाली गर्मी और बेचैनी याद आई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तब उस अरब ने अपना चाकू निकाला। धूप उस चाकू पर पड़ रही मेरी आंखों को चुभ रही थी। पसीना आंखों में आ गया। मेरी सोच और शरीर दोनों पर गर्मी का दबाव था। उस पल मुझे लगा जैसे पूरा दिन और पूरा बीच मेरे खिलाफ हो गया हो। इस दबाव, रोशनी और गर्मी के बीच मेरी उंगली ट्रिगर पर चली गई। एक गोली चली। उस एक पल में दिन की शांति टूट गई।
फिर मैं और गोली चला बैठा। हर गोली के साथ मुझे लगा जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के किसी और दरवाजे को ज़ोर से खोल रहा हूँ, जिसका नतीजा मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था। मैंने गिरफ्तारी के बाद कई बार पूछताछ झेली। शुरुआत में सब केवल औपचारिक था, नाम, पता, जन्म तिथि जैसी बातें। पुलिस थाने में किसी को मेरे मामले में विशेष रुचि नहीं दिखी, लेकिन जब एक हफ्ते बाद मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो मैंने उनकी निगाहों में उत्सुकता महसूस की। उसने भी वही सामान्य प्रश्न पूछे और फिर वकील के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मैंने अभी तक किसी वकील के बारे में नहीं सोचा है और पूछा कि यह ज़रूरी है। उसने समझाया कि कानून के अनुसार वो एक वकील होना चाहिए और अगर मैं खुद नहीं चुनूंगा तो अदालत मेरे लिए नियुक्त कर देगी। मुझे व्यवस्था ठीक लगी और मैंने यही कहा। वो सहमत हुआ कि व्यवस्था ठीक है। कमरा साधारण बैठक जैसा था। रोशनी इस तरह रखी गई थी कि मैं उजाले में था और कुछ हद तक छाया में। पहले मुझे ये सब किसी किताब के दृश्य जैसा लगा, मानो कोई खेल हो रहा हो। मैंने मजिस्ट्रेट को ध्यान से देखा। वो समझदार और सभ्य लगा, पर उसके चेहरे की एक आदत थोड़ी असहज करने वाली थी। जाते समय मैं लगभग हाथ मिलाने ही वाला था, फिर याद आया कि मैं एक हत्या के मामले में हूँ। अगले दिन एक वकील मेरे पास आया। वो अच्छे कपड़े पहने था और उसने कहा कि उसने मेरा केस ध्यान से पढ़ा है। उसका मानना था कि सावधानी से काम लिया जाए तो बचाव की संभावना है। उसने मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में बात की और ख़ास तौर पर मेरी माँ के अंतिम संस्कार का जिक्र किया। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि मैंने वहाँ बेरुखी दिखाई। वकील ने कहा कि ये बात बचाव में बड़ी समस्या बन सकती है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे दुख हुआ था। ये सवाल मुझे अजीब लगा। मैंने कहा कि मैं अपनी भावनाओं को अक्सर ठीक से पहचान नहीं पाता और उस दिन मैं बहुत थका हुआ था। मैंने ये भी कहा कि मैं माँ को पसंद करता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भावनाओं को वैसे महसूस करता हूँ जैसे लोग उम्मीद करते हैं। वकील इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि अदालत में ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए। वो चाहता था कि मैं ये मान लूँ कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा था, पर मैंने कहा कि यह सच नहीं होगा। उसे ये सब खटक रहा था। मैंने कहा कि माँ की मृत्यु का मेरे अपराध से सीधा संबंध नहीं है, पर उसने समझाया कि कानून में ऐसी बातें अक्सर आपस में जुड़ जाती हैं। बाद में मुझे फिर से मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। इस बार कमरा तेज रोशनी और गर्मी से भरा था। मेरे वकील उस समय मौजूद नहीं थे। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं चाहूँ तो उत्तर रोक सकता हूँ, पर मैंने कहा कि खुद जवाब दे सकता हूँ। उसने कहा कि लोग मुझे चुप और आत्मकेंद्रित मानते हैं। मैंने जवाब दिया कि मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। फिर उसने कहा कि उसे मेरे मामले की कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। उसने मुझसे उस दिन की पूरी घटना को फिर से बात करने को कहा। मैंने वही क्रम दोहराया, रेमंड, समुद्र तट, तैरना, झगड़ा और फिर गोली चलना। वो हर बात पर सिर हिलाता रहा। मुझे बार बार वही कहानी दोहराते हुए थकान होने लगी। फिर उसने अचानक पूछा कि क्या मैं अपनी माँ से प्रेम करता था। मैंने कहा हाँ, जिसे हर कोई करता है। उसके बाद उसने पूछा कि मैंने 5 गोलियां क्यों चलाई और पहली के बाद रुक कर क्यों नहीं चलाई। इस सवाल पर मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे सामने फिर वही धूप और गर्मी का दृश्य घूम गया। फिर उसने क्रूज निकाल कर भगवान की बात कर शुरू कर दी। वह कहने लगा कि ईश्वर में विश्वास और पश्चाताप जरूरी है। उसका स्वर भावुक था। कमरे की गर्मी और मक्खियों की बनबनाहट ने उसकी बातें मुझे और भारी लगने लगी। मुझे समझ आया कि उसके लिए सबसे बड़ी समस्या वही अंतराल था।
पहली और दूसरी गोली के बीच का। बाकी सब उसे अपेक्षाकृत सामान्य लग रहा था। उसने मुझसे सीधे पूछा कि क्या मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। मैंने साफ कहा कि नहीं। इस पर बहुत परेशान हो गया। उसके लिए ये अस्वीकार्य था कि कोई ईश्वर में विश्वास ना करे। उसने कहा कि बिना ईश्वर के जीवन का अर्थ नहीं रहता। मुझे यह तर्क समझ नहीं आया और मैंने कहा कि इसमें मेरी इच्छा का क्या संबंध है। मैं बातचीत से बचने के लिए कुछ हद तक सहमति दिखाने लगा, पर वह फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उसने कहा कि उसने मेरे जैसा कठोर हृदय बहुत कम देखा है। अधिकतर लोग ऐसे मौके पर रो पड़ते हैं। मैंने सोचा कि शायद वे इसलिए रोते हैं क्योंकि वे अपराधी होते हैं, पर फिर याद आया कि मैं इस श्रेणी में भी आता हूँ। अंत में उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैंने कहा कि मुझे गहरा पछतावा नहीं, बल्कि इस तरह की झुंझलाहट महसूस होती है। वह इस उत्तर से भी संतुष्ट नहीं दिखा। इसके बाद कई महीनों तक ऐसी ही पेशियां होती रहीं। मेरे वकील शांत रहते और सवाल पहले कई बातों को दोहराते तक सीमित रहते। समय के साथ मजिस्ट्रेट की रुचि कम होती गई और धार्मिक बातें बंद हो गई। धीरे धीरे माहौल औपचारिक लेकिन शांत हो गया। कभी कभी बातचीत सामान्य विषयों पर भी होने लगती और मुझे कुछ राहत महसूस होती। इतने महीनों में मैं इन मुलाकातों का आदी हो गया। कभी कभी मजिस्ट्रेट मजाक में मुझे विदा करता, मानो मैं कोई परिचित हूँ। इस तरह मेरा मामला अपने रास्ते पर चलता रहा। जेल जाने के कुछ दिन बाद मैंने तय किया कि मैं इस दौर के बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। शुरू में मुझे साफ एहसास भी नहीं था कि मैं सच में जेल में हूँ। भीतर कहीं उस उम्मीद बनी रहती थी कि शायद कोई अचानक अच्छा मोड़ आ जाएगा। ये भावना असली कैद की तरह नहीं लगती थी, बल्कि एक अस्थायी रुकावट जैसी थी। पर यह भ्रम तब टूटा जब मेरी की पहली और आखिरी मुलाकात के बाद उस का पत्र आया। उसमें लिखा था कि अब वह मुझसे मिलने नहीं आ सकेगी क्योंकि वह मेरी पत्नी नहीं है। उसी दिन मुझे पहली बार पूरी तरह समझ में आ गया कि ये कटोरी हम मेरा ठिकाना है। ये एक बंद रास्ता था जिससे बाहर निकलने की कोई स्पष्ट राह नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद पहले मुझे कई कैदियों के साथ रखा गया। रात में कीड़े मकोड़ों की वजह से नींद टूटती रहती थी। बाद में मुझे अकेली कोठरी में डाल दिया गया। वहाँ एक लड़की का तख्त, एक टीन का बर्तन और एक छोटा सा खिड़की पर रोशनदान था। उसी से कभी कभी समुद्र की हल्की झलक दिखती थी। एक छोटा सा दृश्य मुझे बाहर की दुनिया की याद दिलाता था। एक दिन जेलर ने बताया कि कोई मिलने आया है। वो मेरी थी। मुलाकात का कमरा बड़ा और तेज रोशनी से भरा हुआ था। लोहे की जालियों के बीच हमें दूर दूर खड़ा किया गया था। शोर बहुत था और हर किसी को ऊंची आवाज में बोलना पड़ता था। मुझे सब कुछ असहज और थका देने वाला लग रहा था। मेरी मुस्कुरा रही थी और पूछ रही थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने कहा कि मुझे जो चाहिए वो सब है। यह सच से ज़्यादा एक औपचारिक जवाब था। उसके कंधे और उसका चेहरा देखकर मुझे एक पल के लिए पुराने दिनों की याद आ गई। उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा और हम शादी करेंगे। मैंने जवाब दिया, पर भीतर कोई पक्का विश्वास नहीं था। चारों ओर और भी कैदी और उनके रिश्तेदारों की आवाज़ें थीं। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी में उम्मीद और किसी में बस आदत की उदासी। ये सब देखकर मुझे हल्की बेचैनी होने लगी। मैं वहाँ से निकलना भी चाहता था और मेरी को और देखना भी चाहता था। ये दो विरोधी भाव एक साथ चल रहे थे। मुलाकात के बाद उसका एक पत्र आया। उसी समय से जेल की असली मुश्किलें शुरू हुईं। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मेरा मन अब भी आज़ाद आदमी की तरह सोचता था। कभी अचानक समुद्र से तैरने की इच्छा होती,
कभी पानी की ठंडक और लहरों की कल्पना मुझे और ज़्यादा यह महसूस कराती कि मेरी कोठरी कितनी तंग और सीमित है। कुछ महीनों बाद ये आदत बदल गई। धीरे धीरे मेरे विचार भी कैदी जैसे हो गए। मैं रोज़ टहलने के समय या वकील की मुलाकात का इंतज़ार करने लगा। बाकी समय मैंने खुद को संभालना सीखा। मुझे लगा कि इंसान लगभग हर हालात का आदी हो सकता है। ये बात मुझे माँ की कही हुई याद दिलाती है कि इंसान आखिरकार हर चीज़ का आदी बन जाता है। शुरुआत में स्त्री संग का अभाव भी एक बड़ी बेचैनी था। मैं ख़ास तौर पर मेरी के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि अपने जीवन की अलग अलग स्त्रियों और पुराने अनुभवों की यादों में उलझा रहता था। इससे समय तो कटता था, लेकिन मन और भी अशांत हो जाता था। सिगरेट न मिलना भी एक बड़ी सज़ा जैसा था। शुरू के दिनों में बहुत भारी पड़ा। शरीर में बेचैनी और चिड़चिड़ापन था। बाद में मुझे समझ आया कि यह भी सज़ा का ही हिस्सा है, और धीरे धीरे इसकी आदत भी छूट गई और ये कमी उतनी तकलीफदेह नहीं रही। सबसे बड़ी समस्या समय काटने की थी, और मैंने यादों का सहारा लेना सीख लिया। मैं अपने कमरे की हर छोटी चीज़ को मन में दोहराता, कोने कोने की कल्पना करता, हर वस्तु का रंग, आकार और निशान याद रखता। इस अभ्यास से मैं घंटों बिता सकता था। मुझे लगा कि थोड़े से अनुभवों के सहारे भी इंसान लंबा समय काट सकता है। नींद भी धीरे धीरे बढ़ गई। आखिरी महीनों में मैं दिनों रात मिलाकर ज़्यादा समय सोता रहता था। जागने के समय में खाना, ज़रूरी काम और यादें ही मेरे साथी थे। इस दौरान मुझे पुराने अखबार का एक टुकड़ा मिला जिसमें एक अजीब अपराध कथा छिपी थी। मैंने उसे बार बार पढ़ता रहा। वो कहानी मुझे कभी अविश्वसनीय लगती थी और कभी बिल्कुल संभव। मुझे लगता था कि उसमें शामिल आदमी ने खुद ही मुसीबत को बुलाया था। इस तरह दिन बीतते गए। मैंने सुना था कि जेल का समय एहसास खो जाता है। अब मैं उसे सच में समझने लगा। दिन लंबे भी लगते थे और एक जैसे भी। कल और कल जैसे शब्द एक ही तरह का शब्द बोध कराते थे। जब जेलर ने कहा कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं, तो वह बात मेरे लिए सिर्फ एक सूचना थी, कोई ठोस अनुभव नहीं। शाम के समय जब जेल में आवाज़ें फैलने लगी, मैं अपनी परछाई में अपना चेहरा देखता रहा। वह गंभीर और तनाव से भरा हुआ लगता था। उसी समय मैंने अपने ही मन की आवाज़ को साफ सुना। मुझे एहसास हुआ कि मैं लंबे समय से खुद से ही बातें कर रहा था। तब मुझे ये भी समझ आया कि जेल की सामें कैसी होती हैं। एक ऐसी घड़ी जिसका कोई नाम नहीं, जिससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। पूरे तौर पर देखें तो वे महीने मुझे लंबे नहीं लगे। एक गर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी और दूसरी का आना महसूस होने लगा। इस दौरान मुझे ये भी पता था कि जैसे ही असली गर्मी पड़ेगी, मेरे मामले में कुछ नया होने वाला है। मेरा केस असाइज कोर्ट के आखिरी सत्रों में रखा गया था, जो जून तक सीमित होने वाले थे। मेरे वकील ने कहा कि सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी और 2-3 दिन में मामला निपट हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अदालत मेरे लिए मेरा केस सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा मामला सूची में है। सुबह मुझे जेल बेन में अदालत ले जाया गया। रास्ते में सब कुछ औपचारिक और यांत्रिक लग रहा था। एक छोटे से कमरे में मुझे बैठाया गया, जहाँ बाहर से आवाज़ों का शोर आ रहा था। वो माहौल किसी छोटे शहर के कार्यक्रम जैसा लग रहा था, जहाँ लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुबह एक पुलिसकर्मी ने मुझे पूछा कि क्या मैं घबराया हुआ हूँ। मैंने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे अदालत की कार्रवाई देखने में एक तरह की जिज्ञासा हो रही थी, क्योंकि पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ था। जब मुझे कटघरे में बैठाया गया तो मैंने देखा कि अदालत लोगों से भरी हुई थी। हवा भारी और गर्म थी
और रोशनदानों से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन भीतर घुटन महसूस हो रही थी। सामने बैठे लोग मुझे लगातार देख रहे थे। मुझे लगा कि जैसे मैं अचानक सबकी निगाहों का केंद्र बन गया हूँ। आम जीवन में कोई मुझ पर इतना ध्यान नहीं देता था, इसलिए अनुभव अजीब था। मुझे बताया गया कि भीड़ अखबारों की वजह से आई है। पत्रकार भी मौजूद थे और आपस में बात कर रहे थे, जैसे वे इस जगह के आदी हो गए हों। ये सब देखकर मुझे लगा कि मैं यहाँ कुछ अलग थलग सा हूँ, जैसे किसी बंद समूह में अचानक आ गया कोई बाहरी व्यक्ति। फिर भी कुछ लोग मुझसे सामान्य ढंग से बात कर रहे थे, मानो यह सब उनके लिए रोज़मर्रा की बात हो। मेरे वकील ने मुझे सलाह दी कि सवालों के जवाब संक्षेप में दूं, बिना पूछे कुछ ना कहूं। इसके बाद न्यायाधीश आए और औपचारिकताएं शुरू हुईं। जूरी का गठन हुआ, आरोप गढ़े गए और कार्रवाई आगे बढ़ी। मुझे यह सब ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अदालत की प्रक्रिया मेरे लिए नई थी। कई बार मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे प्रतीक की तरह देख रहे हों। जब गवाहों की सूची पढ़ी गई तो मुझे कई परिचित नाम सुनकर हैरानी हुई। मेरे जान पहचान के लोग एक एक करके बाहर गए। यह अजीब था कि मैं उन्हें पहले भीड़ में पहचान नहीं पाया था। मुझे लगा कि अब मेरा निजी जीवन भी इस सार्वजनिक मंच का हिस्सा बन गया है। न्यायाधीश ने ये साफ किया कि अदालत में शांति बनी रहनी चाहिए और वे निष्पक्ष रूप से कार्रवाई और निगरानी करेंगे। गर्मी बढ़ती जा रही थी और लोग अखबारों में से हवा कर रहे थे। इसके बाद मुझसे सवाल जवाब शुरू हुए। मुझसे मेरी पहचान और औपचारिक सवाल विवरण बार बार पूछे गए। ये सब मुझे थकाने वाला लगा और मैंने वही किया जो वकील ने कहा। फिर बातचीत मेरी माँ के विषय पर आ गई। मुझसे पूछा गया कि मैंने उन्हें वृद्धाश्रम क्यों भेजा। मैंने बताया कि मेरे पास उन्हें घर पर ठीक से रखने के साधन नहीं थे। मुझसे ये भी पूछा गया कि क्या मुझे इस अलगाव से दुख नहीं हुआ। मैंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भावनाएं उम्मीदें नहीं रखते थे, इसलिए हम इस बदलाव के आदी हो गए थे। मुझे ये चर्चा बहुत अप्रिय लगी, क्योंकि मुझे लगा कि निजी भावनाओं को एक तरीके से अपराध की तरह पेश किया जा रहा था। अभियोजक ने मुझसे उस घटना के बारे में भी सवाल किए जिसके कारण मैं यहाँ था। उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या मेरा इरादा पहले से किसी को मारने का था। मैंने साफ कहा कि नहीं। उन्होंने मेरे जवाबों को संदेह की नज़र से देखा और मेरे व्यवहार को संयोग बताने पर कटाक्ष किया। मुझे लगा कि शब्दों से ज़्यादा भावनाओं और धारणाओं के आधार पर मेरी छवि बनाई जा रही है। दोपहर के बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई। गवाहों से पूछताछ होने लगी। वृद्धाश्रम के कर्मचारी ने बताया कि अंतिम संस्कार के दिन मैंने ज़्यादा भावनाएं नहीं दिखाई थीं। ये बात अदालत में इस तरह रखी गई जैसे ये मेरा चरित्र पर सवाल हो। मुझ पर ये आरोप भी किया गया कि माँ का शव देखने से इनकार किया और सामान्य व्यवहार किया। मुझे पहली बार यह सब महसूस हुआ कि लोग मुझसे नफरत जैसी भावना रखने लगे हैं। द्वारपाल ने भी यही कहा कि मैंने सिगरेट पी और काफ़ी पी थी। इन छोटी बातों से को ऐसे पेश किया गया जैसे वे किसी बड़े अपराध का प्रमाण हों। मुझे समझ में आया कि अदालत केवल घटना नहीं बल्कि मेरे स्वभाव और संवेदनाओं को भी परख रही है। यह अनुभव मेरे लिए बहुत असहज था। कुछ गवाह मेरे पक्ष में भी बोले। उन्होंने मुझे एक समान और ठीक ठाक इंसान बताया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी बातों का ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। अभियोजक बार बार यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा नैतिक स्वभाव ही दोषपूर्ण है। उन्होंने मेरी निजी जिंदगी और मेरे संबंधों को भी संदेह के दायरे में रखा। मेरी मित्रा से भी पूछताछ हुई। उससे मेरे संबंधों और हमारी मुलाकातों के बारे में विस्तार से पूछा गया। अभियोजक ने यह बात जोर देकर कही कि यह सब मेरी माँ के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद हुआ था। इस तरह मेरे निजी फैसलों को मेरे चरित्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।
मुझे लगा कि असली मुद्दे से ज़्यादा मेरे व्यवहार की व्याख्या पर जोर दिया जा रहा है। अंत में अभियोजक ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसमें नैतिक संवेदनाओं की कमी थी। उन्होंने ये जोड़ने की कोशिश की कि मेरी माँ के अंतिम संस्कार पर मेरा व्यवहार और बाद की घटनाएं एक ही मानसिक प्रवृत्ति का हिस्सा हैं। मेरे वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि एक व्यक्ति को दो अलग बातों के आधार पर नहीं परखा जाना चाहिए। फिर भी मुझे महसूस हुआ कि अदालत और जूरी पर अभियोजक की बातों का गहरा असर पड़ा है। जब कार्रवाई स्थगित हुई तो मुझे वापस जेल ले जाया गया। तो कुछ पलों के लिए मैंने बाहर की शाम की हवा महसूस की। शहर की आवाज़ें, सड़क की हलचल और परिचित माहौल मेरे मन में पुराने दिनों की याद जगा रहे थे। लेकिन ये सब एक अलग थलग हो चुका अर्थ था। पहले वही शाम मुझे सुकून देती थी, अब वही रास्ता मुझे फिर से एक कोठरी की ओर ले जा रहा था। तब मुझे साफ समझ में आया कि वही परिचित दुनिया जो कभी एक सामान्य और सुरक्षित लगती थी, अब मुझे जेल की दीवारों से जोड़ रही है। कटघरे में बैठकर अपने बारे में दूसरों को बोलते सुनना अपने आप में अजीब अनुभव था। मेरे वकील और अभियोजक दोनों के भाषणों में मेरे अपराध से ज़्यादा मेरे व्यक्तित्व पर बात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अदालत में जिस व्यक्ति पर चर्चा हो रही है वो मैं हूँ, लेकिन मुझे बोलने का कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। दोनों पक्षों के तर्कों में एक समानता थी। बचाव पक्ष में मेरी गलती स्वीकार की, लेकिन परिस्थितियों को हल्का करने की कोशिश की। अभियोजन पक्ष में मेरी गलती मानी, पर किसी भी प्रकार की रियायत से सख्ती नकार दी। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी मौजूदगी सिर्फ औपचारिक है। मेरी किस्मत पर फैसला ऐसे हो रहा था जैसे मैं वहाँ हुई ही नहीं। कई बार मन हुआ कि बीच में बोल दूं और साफ कर दूं कि मेरे जीवन का सवाल है, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे पहले ही समझा दिया गया था कि बोलना मेरे खिलाफ जा सकता है। धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मेरे बारे में जो कहा जा रहा है वो मेरी बातों से ज़्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है। अभियोजक ने यह साबित करने की कोशिश की कि मेरा अपराध पहले से सोचा समझा था। उसने घटनाओं को एक ऐसी कड़ी में जोड़ा जिससे यह लगे कि सब कुछ योजनाबद्ध था। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरा व्यवहार, मेरी मुलाकातें और समुद्र तट पर हुई घटना सबको एक ही मानसिक प्रवृत्ति का प्रमाण बताया गया। इस तरह मेरे सामान्य कर्मों को भी अपराध की तैयारी के रूप में पेश किया गया। उसने यह भी जोर देकर कहा कि मैं पढ़ा लिखा और समझदार हूँ, इसलिए मुझे अपने किए का पूरा ज्ञान था। ये बात मुझे उलझाने वाली लगी, क्योंकि सामान्य जीवन में समझदारी को अच्छी बात माना जाता है, लेकिन यहाँ उसे मेरे खिलाफ सबूत बनाया गया था। इसके बाद मैंने कहा कि मैंने अपने काम पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। मैं समझ सकता था कि उसके शब्द अदालत पर असर डाल रहे हैं। सच यह था कि मैं अपने अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। मैं हमेशा वर्तमान या आने वाले समय में उलझा रहता था, लेकिन अदालत में इसे इस तरह पेश किया गया जैसे मेरे भीतर मानवीय संवेदना ही नहीं है। अभियोजक ने मेरे आत्मा और नैतिकता पर भी सवाल किए। उसने कहा कि मेरे भीतर सामान्य इंसान जैसी नैतिक भावना नहीं है और समाज को ऐसे व्यक्ति से खतरा हो सकता है। इस तर्क में मेरी माँ के प्रति मेरे व्यवहार को फिर से उठाया गया और उसे मेरे चरित्र की कमी का प्रतीक बना दिया गया। फिर उसने एक और मामले का जिक्र किया और ऐसे व्यवहार की तुलना उससे जोड़ने की कोशिश की। उसका उद्देश्य ये दिखाना था कि मैं समाज के लिए खतरनाक उदाहरण हूँ। उसने सख्त सजा की मांग की और कहा कि मुझ पर दया करने का कोई कारण नहीं है। उसके भाषण के बाद अदालत में एक भारी सी चुप्पी छा गई। न्यायाधीश ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने केवल इतना कहा कि मेरी किसी को मारने का इरादा नहीं था।
जब मुझसे अपराध के कारण के बारे में पूछा गया, तो मैंने कहा कि ये सब सूरज की वजह से हुआ। मेरी बात अदालत को अर्थहीन लगी और कुछ लोगों के हँसने से मुझ पर यह साफ महसूस हुआ। अगले दिन बचाव पक्ष की दलीलें शुरू हुईं। मेरे वकील ने मेरे बारे में सकारात्मक बातें कहीं और मुझे एक सामान्य जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि मैंने अपनी माँ की देखभाल अपनी क्षमता के अनुसार की थी और वृद्धाश्रम का निर्णय मजबूरी में लिया था। लेकिन उसके तर्क अभियोजक जितने प्रभावशाली नहीं लगे। इस लंबे सिलसिले के दौरान मेरा मन थक चुका था। मेरे लिए शब्दों का अर्थ धुंधला हो गया था। मुझे बाहर की जिंदगी की छोटी छोटी बातें याद आने लगी थीं। गर्मियों की गंध, शाम का आसमान और रोजमर्रा की साधारण खुशियाँ। उस समय अदालत की कार्रवाई मुझे निरर्थक और बोझिल लग रही थी। जब बहस समाप्त हुई तो हम सब फैसले का इंतजार करने लगे। मेरे वकील ने मुझे भरोसा दिलाया कि नतीजा मेरे पक्ष में हो सकता है। फिर भी मुझे भीतर से ऐसा नहीं लग रहा था। इंतजार के लंबे समय में मुझे महसूस हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया में मैं धीरे धीरे खुद से भी दूर होता जा रहा हूँ। आखिरकार मुझे फिर से अदालत में बुलाया गया। जूरी के सवाल पढ़े गए और फिर से फैसला सुनाया गया। जब न्यायाधीश ने सजा का ऐलान किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शब्द मेरे ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। उस क्षण मैंने सोचना लगभग बंद कर दिया। लोगों के चेहरे पर एक तरह की औपचारिक अनुभूति थी। पुलिसकर्मियों का व्यवहार भी नरम हो गया था। मुझसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने बस नहीं कहा। इसके बाद मुझे बाहर ले जाया गया। उस पल मुझे साफ समझ में आया कि अब मेरे लिए अदालत और पूरी दुनिया दोनों ही एक बंद दरवाजे के पीछे छूट चुके हैं। मैंने तीसरी बार जेल के पादरी से मिलने से इनकार कर दिया। मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं था। मुझे बात करने की इच्छा नहीं थी और वैसे भी बहुत जल्द वही स्थिति आने वाली थी जिसमें उससे मिलना तय होता। इस समय मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस पूरी व्यवस्था में कहीं कोई रास्ता है, कोई छोटा सा छेद जिससे इस तय अंत में बचा जा सके। मुझे दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यहाँ पीठ के बल लेट कर मैं सिर्फ आसमान देख सकता था। इसके अलावा देखने को कुछ नहीं था। मेरा ज़्यादातर समय आसमान के रंग बदलते देखने में बीतता था। दिन से रात की ओर मैं हाथ सिर के नीचे रखकर लेटा रहता और बस इंतजार करता रहता। मेरे मन में यह विचार बार बार आता कि क्या कभी किसी को आखिरी समय में बच निकलने का मौका मिलता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी फांसी या गिलोटिन से ठीक पहले बच गया हो। मुझे अफसोस होता है कि मैंने पहले कभी ऐसे मामलों को ध्यान से नहीं पढ़ा। शायद कहीं कोई उदाहरण होता जहाँ किस्मत ने आखिरी पल में साथ दिया हो। सिर्फ एक ही उदाहरण भी मेरे लिए काफ़ी होता। मुझे लगता है कि बस एक बार भी अगर ऐसा हुआ हो तो मुझे उम्मीद का सहारा मिल सकता था। अखबार समाज के प्रति कर्ज जैसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसी भाषा मेरे मन को नहीं छूती है। मेरे लिए असली बात यह थी कि अगर भागने की कोई संभावना हो तो कम से कम एक बार कोशिश तो की जा सकती है। चाहे गोली से मारा जाना पड़े या सड़क पर पकड़ा जाऊं, फिर भी वह एक पल की उम्मीद होती। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं पूरी तरह फंस चुका था। ये व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मैं इस तय सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मुझे अजीब लगता था कि कुछ लोग का दिया हुआ फैसला जो किसी भी समय अलग हो सकता था,
अब एक पत्थर की दीवार की तरह मेरे सामने खड़ा है। जिन लोगों ने निर्णय दिया वे भी आम इंसान हैं, और फिर भी उनका फैसला मेरे लिए एक ऐसी ताकत बन गया था जिससे बचना असंभव था। इन सब बातों के बीच मुझे अपने पिता की एक कहानी याद आती थी जो माँ सुनाया करती थी। वे कभी किसी की फांसी देखने गए थे और लौटकर बीमार पड़ गए थे। तब मुझे ये बात बेकार लगती थी, लेकिन अब मैं समझ सकता था कि ये कितना स्वाभाविक था। अब मुझे लगता था कि किसी आदमी के लिए फांसी से ज़्यादा गंभीर और गहरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। मैंने सोचा कि अगर कभी मैं बाहर निकला तो हर फांसी देखने जाऊंगा। ये विचार खुद मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस समय कल्पना ही मेरे लिए एक सहारा थी। कभी कभी मैं नए कानूनों की कल्पना करता। मुझे लगता था कि अगर मरने वाले को भी थोड़ी सी संभावना दी जाए तो शायद ये ज़्यादा इंसानी होता। मेरी नज़र में गिलोटिन की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उसमें ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी। मौत पूरी तरह तय थी। इसमें आदमी को मानसिक रूप से भी सहयोग करना पड़ता था, ये मानकर कि मशीन सही से काम करे। यह सोच मुझे भीतर से गलत लगती थी, हालांकि इससे व्यवस्था की कठोर कुशलता भी दिखाई देती थी। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आया कि गिलोटिन के बारे में मेरी कल्पनाएं गलत थीं। मैं हमेशा सोचता था कि किसी ऊंचे तख्त पर चढ़ाकर सजा दी जाती है, लेकिन असल में मशीन जमीन पर होती है और आदमी बस आगे चढ़कर उसके सामने चला जाता है। यह सादगी भी मुझे निराश करने वाली थी। सब कुछ बहुत शांत और व्यवस्थित ढंग से होता है, जैसे कोई तकनीकी काम हो रहा हो। मेरे दिमाग में दो और बातें हमेशा रहती थीं, सुबह का समय और मेरी अपील। मैं कोशिश करता था कि इन पर ज़्यादा न सोचूं और आसमान को देखता, दिल की धड़कन सुनता और अपने विचारों को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करता। फिर भी ये संभव नहीं था कि मैं इनसे पूरी तरह बच सकूं। रातें असल में सुबह का इंतजार करने की बीतती थीं, क्योंकि मुझे पता था कि वे लोग हमेशा सुबह ही आते हैं। मैं कभी अचानक चौंक जाना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं दिन में थोड़ा सोता और रात को जागकर सुबह की पहली रोशनी का इंतजार करता। रात का समय सबसे कठिन होता था, जब लगता था कि किसी भी पल कदमों की आवाज़ आ सकती है। हर छोटी सी आवाज़ मुझे सतर्क कर देती। फिर भी जब सुबह होती और कोई नहीं आता तो मुझे लगता कि मुझे एक और दिन मिल गया है। दिन के समय में अपनी अपील के बारे में सोचता। पहले मैं ये मान लेता था कि अपील खारिज हो जाएगी। तब मैं खुद को समझता था कि मौत तो सभी को आनी है, चाहे अभी आए या कई साल बाद। इस तरह मैं खुद को तर्क से शांत करने की कोशिश करता। फिर कुछ समय के लिए यह भी सोचता कि अगर अपील मंजूर हो जाए तो क्या। उस समय मेरे भीतर खुशी की लहर दौड़ जाती, जिसे मुझे खुद ही नियंत्रित करना पड़ता था। इस तरह मैं अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांति दे पाता था। इन्हीं क्षणों में मैंने फिर पादरी से मिलने से मना किया। उस शाम आसमान में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। मैं अपील के खारिज होने की कल्पना कर चुका था और मेरे भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। उसी समय मैं मैरी के बारे में सोचने लगा। उसने बहुत समय से कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। मुझे लगा शायद वह थकी हुई होगी या बीमार हो गई होगी या मर भी गई होगी। मुझे यह भी समझ में आया कि मरने के बाद लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, और यह बात मुझे अब बहुत असामान्य नहीं लगती थी। तभी पादरी अचानक कोठरी में आ गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं उससे क्यों नहीं मिलना चाहता। मैंने साफ कहा कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। उसके लिए ये बात समझाना कठिन था। ये कहता रहा कि कठिन समय में लोग भगवान की ओर मुड़ते हैं। मैंने कहा कि मुझे उनमें कोई रुचि नहीं है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन बातों में उलझूं
जो मेरे लिए अर्थहीन है। वो बार-बार कहता रहा कि हर आदमी को मौत की सज़ा के तहत है। मैंने कहा कि ये बात मेरे लिए कोई दिलासा नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मरने के बाद कुछ बचता है? मैंने साफ कहा कि नहीं। इससे उसे दुख हुआ और उसने कहा कि ऐसी सोच आदमी के लिए जीवन को असहनीय बना देती है। धीरे-धीरे उसकी बातें मुझे परेशान करने लगीं। वो कहता रहा कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि इंसानी न्याय ने मुझे दोषी ठहराया है और वही मेरे लिए काफ़ी है। उसके अनुसार मुझसे और भी कुछ अपेक्षित हो सकता है। ईश्वर का चेहरा देखने की बात उसने कही। मैंने साफ कहा कि मैंने इन दीवारों को महीनों से देखा है और इनमें मुझे कुछ भी नहीं दिखता सिवाय पत्थर के। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर गुस्सा भरने लगा। उसने कहा कि वह मेरे लिए प्रार्थना करेगा। तभी मेरे भीतर जैसे कुछ छूट गया। फिर मैंने उस पर चिल्लाना शुरू किया। मैंने कहा कि उसकी प्रार्थनाएं का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी सच्चाई से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, अपने जीवन में और आने वाली मौत में। मुझे लगता था कि ये निश्चितता ही मेरी असली ताकत है। मैंने कहा कि सभी लोग अंत में मरने वाले हैं। इसमें कोई विशेष अधिकार या नैतिक ऊंचाई नहीं है। किसी की माँ की मौत हो या किसी का अपराध, आखिर में सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। इस सच्चाई के सामने बाकी सभी बहसें मुझे बेकार लगती हैं। मेरी आवाज़ इतनी तेज हो गई कि पहरेदार अंदर आ गए। उन्होंने पादरी को मुझसे छुड़ाया। मैं चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद मेरे भीतर अजीब सी शांति आ गई। मैं थक कर अपने तख्त पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। जब मैं जागा तो तारों भरा आसमान मेरे सामने था। ठंडी हवा और बाहर की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। उस शांत रात में मुझे एक अलग तरह की शांति मिली। पहली बार मुझे अपनी माँ के बारे में एक नए ढंग से समझ आया। शायद जीवन के आखिरी समय में उन्होंने भी एक नई शुरुआत की कल्पना की होगी। उस सोच के बारे में मुझे इस तरह की आज़ादी दिखाई दी। मुझे लगा कि ब्रह्मांड की यह उदासीनता मेरे और अपने स्वभाव से मेल खाती है। इस एहसास ने मुझे एक अजीब सी शांति और खुशी मिली। मुझे लगा कि मैं अब भी खुश हूँ। अब मेरे लिए बस यही बचा था कि जब मेरा अंत हो जाए तो लोग वहाँ हों और मैं इस दुनिया को उसी सच्चाई के साथ छोड़ूं जिसे मैंने हमेशा स्वीकार किया है।